जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे शाम को, मैक्सिमम बच्चों ने मुझे सॉल्यूशंस फॉरवर्ड कर दिए थे। तो जिन्होंने नहीं किए वो आज कर देंगे। और मेरे पास ऐसी डीपीपीस के सॉल्यूशंस भी मिल गए मुझे, कुछ बच्चों ने भेजे जिनके सारे करेक्ट भी हैं। मैंने कुछ चेक करी थी, कुछ में मिस्टेक्स थी, किसी किसी बच्चे के में आंसर्स में मिस्टेक्स थी, कुछ ने बिल्कुल करेक्ट भी किया। तो अब क्या करूंगी मैं शाम को आपको, आज जिन्होंने नहीं अभी तक भेजे वो सेंड करेंगे सॉल्यूशंस। फिर शाम को जिस बच्चे के सारे करेक्ट थे, एक दो सॉल्यूशंस की कॉपीज मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आप अपने आंसर्स फिर खुद से मैच करना कि कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता फिर मुझे मैसेज कर देना कि मैम सॉल्यूशन देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो क्लास में डिस्कस करा दो। तो अभी मैं क्लास में वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि एक तो सब बच्चों ने भेजे नहीं है, और सेकेंडली जब कुछ सॉल्यूशंस मेरे पास करेक्टली मुझे मिल गए हैं तो आप भी कर ही लोगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो अभी आज कंटिन्यू करते हैं। मैं शाम तक भेज दूंगी वो सॉल्यूशंस, आप में से जिसके सही होंगे वो भेजूंगी, पर जिन्होंने अभी तक नहीं सेंड किए वो अपने सॉल्यूशन सेंड करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, मतलब अब ये देखो, अगर आप गेस कर पाते हो तो ये इक्वेशन है, मे बी आपने इक्वेशन भी पहले देख रखी हो, m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट या 1। ये इक्वेशन अभी तो मैंने इनकम्प्लीट लिखी है, गलत लिखी है। यहाँ पे m और m नॉट मासेस है, मास है दोनों। मैं बताऊंगी वो इक्वेशन कहाँ आती है। v वेलोसिटी है, c जानते हो, c होती है ना स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड होगी, ये भी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट। इस पूरी इक्वेशन में आपको c को फिट करना है। पावर आपकी मर्जी है कितनी लगानी होगी, कहाँ फिट करोगे और कैसे फिट करोगे, कहाँ आनी चाहिए पार्ट, सोचो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है इस इक्वेशन में। मतलब कहीं पे लगाओ ताकि इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाए, डायमेंशनली ठीक आए। डायमेंशनली कंसिस्टेंट जैसे ही करोगे तो ये रियल इक्वेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन आती है रिलेटिविटी में, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी वाला थियरी दी थी ना पूरी, तो उसमें अब जो बच्चे आंसर्स दे रहे हैं मुझे, फिर मैं अनम्यूट करा के पूछूंगी कि कैसे किया आपने। पहले से अगर इक्वेशन देख रखी है तो नहीं बताना मुझे आंसर, कैसे सोच रहे हो, मैं अनम्यूट करा के पूछूंगी। तनिष समझाया कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि m और m नॉट मासेस है और v वेलोसिटी है। तो आपको इस इक्वेशन में c को इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए कि इक्वेशन डायमेंशनली ठीक हो जाए। और क्लास को टाइम भी ज्वाइन किया करो, 9:15 का टाइम है ना, फिर आप कहते हो रिकॉर्डिंग में से प्रॉब्लम हो रही है। क्लास को तो मतलब सही से अटेंड करनी है ना। एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास, बाकी बच्चे भी बताओ। सोचो कि c भी स्पीड ही है, v भी स्पीड है, m और m नॉट तो मासेस हैं, तो कहाँ पे c को लगाओ और गलती कहाँ है, पहले तो ये पकड़ो कि इक्वेशन गलत क्यों है, फिर इसको ठीक करने का जुगाड़ कुछ। नहीं आ रहा आंसर, किसी का भी नहीं आ रहा। अर्पित, मनन, ईशा, 1 के प्लेस पर c। बेटा 1 के प्लेस पर भी c लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, रॉन्ग हो जाएगा। ईशा आपका आंसर करेक्ट तो है, पर आप मुझे ये बताओ, फिर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और पूरा एक्सप्लेन करो कि कैसे करा आपने, कंप्लीट एक्सप्लेन करोगे। ईशा अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, तो आप मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे कि कैसे कर रहे हो आप। एक मिनट, सृष्टि के भी ठीक है, v² बाय c लिख रही हो सृष्टि आप, तो v² बाय पक्का c होना चाहिए। चलो मैं ही करा देती हूँ। पहले ये देखो कि आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट साइड में मास है, तो इक्वेशन की राइट साइड में भी ये पूरी टर्म भी मास की होनी चाहिए।
क्योंकि इधर मास है तो ये भी मास ही होना चाहिए, ये मास है ये खुद भी मास है, तो इसका मतलब ये दोनों मासेस है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर भी मास चाहिए, इधर मास है तो इधर से भी मास ही चाहिए, तो एम नॉट दे ही रहा है आपको, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है दिस शुड बी डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस होगी तो ये एम और एम बच जाएगा। फिर अब इधर देखो, ये वैसे भी रॉन्ग हो रही थी, आप वन एक नंबर है, नंबर में से वेलोसिटी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? नंबर में से वेलोसिटी स्क्वायर में से वेलोसिटी स्क्वायर ही माइनस करोगे ना, क्योंकि सेम डायमेंशन में से ही सेम डायमेंशन ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने लिखा कि वन की जगह सी डाल दो, अगर मैं सी डालती या मैं बोल दूं सी स्क्वायर डाल देती, क्योंकि स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस होता, तो इन दोनों को माइनस करके भी तो वेलोसिटी के स्क्वायर वाली यूनिट सी आती ना, कि lt माइनस वन का स्क्वायर ही तो आता इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, फिर वो हाफ चला जाता तो लो lt माइनस वन हो जाता, क्योंकि स्पीड का स्क्वायर है उसकी भी पावर हाफ है, तो फाइनली स्पीड। पर फिर ये गलत हो जाता कि ऊपर मास है और नीचे स्पीड है, तो मेरा a इज इक्वल्स टू b वाली सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब है कि आपको इसको तो डायमेंशनलेस रखना था, इसलिए आप वन की जगह पे सी नहीं डाल सकते। आप क्या करो, वन माइनस बी स्क्वायर किसको डायमेंशनलेस कर दो, कि ये नंबर है अब ये भी एक नंबर हो गया, तो ये सी कहाँ जाना था, यहाँ जाना था। अब ये रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन होती है ऐसे, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी। ये इक्वेशन इससे आगे ज्यादा काम नहीं आएगी आपके, पर मैं आगे इन थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो ये बताऊंगी कि मास भी ना हमारा फिक्स नहीं होता, मास चेंज कर जाता है। जब आप किसी हाई वेलोसिटी से चलते हो ना, जब आपकी स्पीड होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ सी 0.8 सी 0.6 सी, तब आपका मास, इस एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास वही है जो आप अभी तक मास पढ़ते हो जनरली, या आप कम स्पीड से भी चलते हो, जो नॉर्मली अर्थ के ऊपर हमारी स्पीड्स है वो बहुत छोटी है, तो वन में से बहुत छोटा माइनस करते हैं, एम इज इक्वल्स टू एम नॉट ही रहता है। रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन ये तभी एप्लीकेबल है, तभी काम में आती है व्हेन v अप्रोचेस c, v c के ऑर्डर का आता है, 10 की पावर 8 होती है ना, 3 into 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, तो 10 की पावर 8 नहीं तो 7 6 ऐसे कुछ आए तब जाके इक्वेशन वैलिड आती है। फिलहाल अभी हमको सिर्फ ये करना था कि यहाँ पे वन डायमेंशन लेस है, इस पूरी को डायमेंशन लेस करना था, तो सी स्क्वायर को यहाँ पे फिट कर दो, अब ये भी वेलोसिटी स्क्वायर ये भी वेलोसिटी स्क्वायर, तो अभी आपकी इक्वेशन ठीक हो गई है। रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन लिखा हुआ इसको, ठीक है। रिपीट कर दो, और किसी बच्चे को, और किसको नहीं समझ आया, जन्नत को समझ नहीं आया, और किसको नहीं आया, और भी किसी को है जिसको समझ नहीं आया? मैं रिपीट करूंगी पर मुझे बताओ किसको समझ आ गया और किसको नहीं आया। ना कोई ओके लिख रहा है ना कोई रिपीट लिख रहा है, सो गए हो क्या सुबह सुबह की क्लास में? डन। धृति और ईशा का डन, अदिति, साक्षी। मैम रूट वॉन्ट चेंज द डायमेंशंस। रिपु देख, अंदर की टर्म मैंने डायमेंशन लेस कर दिया है पहले से, क्योंकि वन था ना, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने अंदर की डायमेंशन ही, अंदर वाली चीज की डायमेंशन लेस कर दी, अदरवाइज अगर मैं सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मान लेता, देखो अगर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अगर ये हाफ होता, अभी उसमें ना वैल्यू इन जनरल बता रही, तो इसका क्या करते, वेलोसिटी के स्क्वायर में से वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस करोगे तो आपकी डायमेंशन यही आएंगी ना, वेलोसिटी स्क्वायर वाली, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू आता, क्योंकि v इसका v होता है lt माइनस वन, इसका स्क्वायर करोगे और बाहर हाफ भी है, फिर से वापस वेलोसिटी वाली ही आएगी,
वेलोसिटी का स्क्वायर भी और उसका हाफ भी है, तो ओवरऑल वेलोसिटी वाली बनती इन केस ये डायमेंशनलेस नहीं करना होता। तो अब तो मैं पूरा ही रिपीट कर रही हूँ। देखो जो मैंने बात एक्स्ट्रा बताई है वो सुनी भी नहीं है, अगर नहीं आई समझ तो वो समझाने की नहीं है, सिर्फ डायमेंशन वाली बात समझो कि मुझे भी इक्वेशन में आपको इक्वेशन ये गिवन थी कि m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर की पावर हाफ। अगर मैं पहले आपसे ये पूछूं ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, आप मुझे कहोगे कि ये रॉन्ग है, क्यों? 1 में से v स्क्वायर माइनस कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? ये नंबर है, कांस्टेंट है, उसमें से क्यों मतलब एक है डायमेंशनलेस चीज और उसमें से आप ये माइनस कर रहे हो l स्क्वायर t माइनस 2 वाला, ये कर ही नहीं सकते। सेम डायमेंशन की माइनस होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। तो पहले पूछो राइट है रॉन्ग है, फिर रॉन्ग है। अब मैं आपको कह रही हूँ सी आपको पता होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट है, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर करके नहीं आए 10th में, लाइट चैप्टर, उसमें आता है सी स्पीड ऑफ लाइट, उससे पहले भी आता ही होगा कभी, साइंस तो पढ़ते ही आ रहे हो पता नहीं कब से। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है। मैं कह रही हूँ इस इक्वेशन में इसको कहाँ इंसर्ट करोगे, कहाँ फिट करो ताकि ये इक्वेशन आपकी सही हो जाए, डायमेंशनली सही हो जाए। फिर हम कैसे चेक करते जा रहे थे, हमने पहले ये देखा कि इस साइड मास है तो ये पूरी टर्म भी आपको मास की मिलनी चाहिए, ये एक टर्म है, ये मास है तो ये भी मास आना चाहिए, पर m और m नॉट आपको मैंने बोल दिए थे दोनों मासेस है, तो इसका मतलब अब ये m आ गया, यहाँ से भी m आ गया, इसका मतलब नीचे वाली टर्म डायमेंशनलेस जानी चाहिए ना, तभी तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आएंगी, तो ये टर्म डायमेंशनलेस जानी चाहिए। अब इसमें ठीक है ये डायमेंशनलेस जानी चाहिए, इसमें से ये माइनस करना है, ये खुद ही डायमेंशनलेस है, 1 है, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, इसको डायमेंशनलेस करना है। तो अब v स्क्वायर के साथ कैसे इसको डायमेंशनलेस कैसे करोगे, इसकी डायमेंशन l स्क्वायर t माइनस 2 है, इसी से तो डिवाइड करना होगा, तभी ये l0 और t0 बन जाएगा, इसलिए c स्क्वायर से डिवाइड करा, इसलिए c को नीचे इंसर्ट किया। c यहाँ पे एक टाइप का वैल्यू तो फिक्स ही है, बस ये कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन है, 1 तो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जिसने रिपीट करवाया था, एक रिपीट करवाया था रिपुन नहीं चिराग ने, और एक रिपीट का आया था जन्नत का। आप दोनों बच्चे बताओ अब, ठीक है? रूट डायमेंशंस चेंज कर सकता है रिपू, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर वहां पे खाली v की पावर हाफ लिखा होता, जो आपने मेरे को लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर मैं लिखूं v की पावर हाफ, तो ये तो डायमेंशन बदलेगा ना, lt माइनस 1 की पावर हाफ मतलब l हाफ और t माइनस हाफ। अगर कहीं पे ऐसी चीज लिखी जाए, आपने मुझे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूट लगने से डायमेंशंस बदलती हैं क्या, ऐसे वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे ही चलता है नॉर्मल आपका, कि समथिंग रेज टू पावर x और बाहर भी रेज टू पावर y है, तो x y का प्रोडक्ट 1 into हाफ हाफ। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अभी देखो मैंने आपको ये बताया था ना कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो वो हमारी चोजन यूनिट्स है, हमने चूज किया हुआ है कि हम मास को फंडामेंटल लेंगे, टाइम को और लेंथ को फंडामेंटल लेंगे, बेस लेंगे, कि बाकी यूनिट्स उनसे डिराइव कर लेंगे। पर ऐसा फिक्स नहीं है कि इन्हीं 7 को लेते तो ही हमारी पूरी फिजिक्स इन्हीं से ही चलती, ऐसा कुछ नहीं है, हम और भी यूनिट्स ले सकते थे। यूनिट्स लेने का मतलब कुछ तो रैशनल होना चाहिए ना, रैशनल होना चाहिए कि कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना कि आप यूनिट्स कैसे चूज कर रहे हो। आप यूनिट्स ऐसे चूज कर रहे हो कि एक, अगर आप 2 यूनिट्स ले रहे हो, ये ना हो कि एक यूनिट फंडामेंटल आपकी लेंथ ले ली, चलो भाई लेंथ की यूनिट एक को इसको फंडामेंटल बना दिया, दूसरी एरिया को भी फंडामेंटल बना दिया। आपको पता है कि लेंथ का स्क्वायर करने से मुझे एरिया मिल सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट थोड़ी ना हो, ये निकाल सकते इससे इजीली। तो अगर आप यूनिट्स जो बेस या फंडामेंटल यूनिट्स चूज करते हो तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब जैसे मानो अभी हमने क्या ले रखी है, लेंथ और टाइम दोनों को फंडामेंटल ले रखा है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं स्पीड को भी मैं फंडामेंटल ले सकती हूँ? नहीं ले सकती, क्यों? अगर मैं लेंथ
ये इन दोनों को जब चूज कर चुके हो, ये दोनों चूज कर चुके हो, तो स्पीड आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट करके मिल जाएगी। तो तीसरी अगर आप स्पीड फंडामेंटल बोलोगे नहीं है, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इन दोनों से आराम से डिराइव कर सकते हो। हाँ ये कर सकते थे कि इनमें से एक को हटा दो, इनमें से मान लो मैंने टाइम को हटा दिया और इन दोनों को फंडामेंटल चूज कर लो। अब अगर मैं पूछूं टाइम की डायमेंशंस, टाइम की निकाल लोगे आप, टाइम होगा लेंथ अपॉन स्पीड, यही करना है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अगर इन दोनों को फंडामेंटल चूज करते तो ये डिराइव हो जाती, तब आप टाइम को डिराइव कर सकते थे इन दोनों से। तो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स जरूरी नहीं कि अगर हमने ये 7 चूज करिए तो हम कोई और चूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो आप चूज कर रहे हो ना उनमें से ये ना हो कि दो को मिला के आप तीसरी फंडामेंटल डिराइव कर पा रहे हो, नहीं। अगर अगर जितनी भी आपने डिराइव करी है ऐसा ना हो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको ये मिल जाए, तो इसको हटा दो यहाँ से। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको कोई ये वाली मिल रही है तो हटा दो इसको यहाँ से। समझ आ रही है ये बात नहीं समझ आई तो ओके लिखो कि जितनी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हो वो आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप एक का स्क्वायर कर दो तो आपको दूसरी फंडामेंटल मिल जाए, आप दो को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो तीसरी भी फंडामेंटल अगर आप चूज करो तो वैसे नहीं करनी। तो कहने का मतलब कि आप स्पीड और टाइम को ले सकते थे, लेंथ को हटा देते। ठीक है, सब समझ गए। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि इफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी are taken as fundamental units, then what would be the dimensions of mass and energy? मास और एनर्जी की क्या डायमेंशन होगी अगर आप फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल ले लेते हो तो? देखो अब इसके ना दो मेथड हैं, एक तो डायमेंशनली हम करना ही है, वो तो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले उसी से करा देती हूँ, फिर एक डायरेक्ट भी हो जाएगा। वो डायरेक्ट वाला कभी कभी आप लगा पाओगे, कभी कभी फंस भी सकते हो कि नहीं आता फॉर्मूला, तो पहले मेथड वाला ही देखो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो आप एफ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो डायमेंशनली, टाइम जो टी है, वेलोसिटी को भी लिख लेंगे। ये बेसिक डायमेंशन ये हो गया ना, जैसे एल लिखते थे, टी लिखते थे, टेम्परेचर का के लिख देते थे, फोर्स का हम मान लेते हैं ऐसे आएगा। अब आपको चाहिए पहले मास का कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ मास। नहीं पता ना हमको कि वो फोर्स पे कैसे डिपेंड करेगा, टी पे या वी पे कैसे, तो मास को मैं कह देती हूँ मान लो कुछ कांस्टेंट टाइम्स के एफ की के तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, इसकी पावर एक्स, ये टी की पावर वाई, और ये एल टी माइनस वन की पावर जेड। हमको एक्स वाई जेड चाहिए ना, कि मास में एफ की डायमेंशन कितनी है, टाइम की डायमेंशन कितनी है और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है। हमको यही एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो एक्स वाई जेड हम कहाँ से लेंगे, डायमेंशनली देखेंगे कि ये वाली बेसिक में आप अगर डायमेंशनली ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, ये तो हमको डिराइव करना ही है, पर अगर मास, फोर्स, टाइम और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो ये डायमेंशन ऐसे सेटिस्फाई करनी चाहिए ये इक्वेशन, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए। n की पावर 0 l0 t0, n की पावर 1 l0 t0, यहाँ n की पावर x, ये चीज सब आपने करी हुई थी ना कल, l की पावर x प्लस z, t की पावर माइनस 2x प्लस y माइनस z। अब कंपेयर कर लो तो x आ गया 1,
x प्लस z आया 0, दैट मीन z इज इक्वल टू -1, और -2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, -2 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो मास की डायमेंशन कैसी आ गई? मास की डायमेंशन आ गई, देखो f की पावर 1, f1, y किसका है? t का, t की पावर 1 और v की पावर -1। मास को किसकी में एक्सप्रेस करना था? मास की डायमेंशंस हमको चाहिए थी फोर्स, टाइम और वेलोसिटी में, पर मुझे ये नहीं पता ना कि हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज कंटेन्ड इन मास में, इसलिए मैंने फोर्स की डायमेंशन को x बोल दिया, t की डायमेंशन को y और v की डायमेंशन को z। की मास में x डायमेंशंस फोर्स की हैं, y डायमेंशंस टाइम की हैं, z डायमेंशंस वेलोसिटी की हैं, क्योंकि अब ftv मेरी फंडामेंटल है। फिर अगर हम नॉर्मली भी करें कि डायमेंशनल, अभी जो हम MLT करते आ रहे हैं, तो अभी भी राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इसलिए मैंने मास को m, f हमारा बेसिक MLT में कैसा होता है उसकी टर्म्स में लिख दिया, और फिर एक्स वाई जेड की इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल ली। तो मेरे को पता चल गया जब फोर्स को फंडामेंटल, ये क्या लिख रही है, एक मिनट रुको, सृष्टि ने तो हाफ आंसर भी दिया हुआ है। एक बच्चा लिख रहा है वीडियो क्लियर नहीं आ रही। वीडियो क्लियर है सबको? क्योंकि वीडियो ऑडियो मेरे नेटवर्क के साथ साथ आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड करती है। रिपीट करना मास से, मैम जब फोर्स को फंडामेंटल लिया तो इसको MLT में क्यों लिखा? क्योंकि ईशा मैं आपको बोल रही हूँ ना कि डायमेंशनली तो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। अगर मास को ऐसे लिख भी दिया है तो क्या डायमेंशनली अभी भी कंसिस्टेंसी थोड़ी ना छोड़ दोगे आप? MLT वाले टर्म्स में भी तो डायमेंशनली ठीक आना ही चाहिए ना। फंडामेंटल किसी को भी लेते जाओ, मुझे तो सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी थी, इसलिए मैंने बेसिक वाला यूज किया जो मेरे को पता है। क्लियर? और किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं आपको एक एनर्जी का करते हैं और फिर एनर्जी का करने के बाद आपको डायरेक्ट भी बता देती हूँ कि डायरेक्ट भी कर ही सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए डायरेक्टली भी कर सकते हैं मैम। हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो भी करती हूँ अभी एनर्जी का करके। ये क्लियर है तो एनर्जी का कर लेते हैं। रब कर रही हूँ मैं, किसने नोट नहीं किया तो फटाफट नोट कर लो। लास्ट का रिपीट कर दो। करती हूँ बच्चा, कर देती हूँ, नो डाउट्स इन दिस केस। और हाँ एक ही बच्चे ने लिखा है, लास्ट का रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, लास्ट में भी क्या रिपीट करूं ये भी बता दे। मैं एनर्जी का करती हूँ साक्षी, फिर आ जाएगा। मैं एनर्जी का बताती हूँ, सेम ही चीज चलती है ना। अभी मास की है तब एनर्जी का कर लेते हैं। बस मास की जगह मैं एनर्जी जा रही हूँ और उसके बाद चीजें आएंगी कि अगर एनर्जी ठीक है, ऐसी फंडामेंटल पे डिपेंड करिए, जैसे ईशा कहती है आपने MLT क्यों कर दिया, तो मैं इसको कभी खोल ही नहीं सकती थी। एनर्जी का मानो, एनर्जी की डायमेंशन आप ऐसे लिखोगे, ये किया। एनर्जी की होती है वर्क डन वाली, F इंटू एस वाली, mL2T-2। नए वाले सिस्टम में आपकी नए फंडामेंटल में ये वैलिड है, तो डायमेंशंस पहले वाले में गलत थोड़ी ना आएंगी, पहले वाले में भी मैच करेंगी। k की डायमेंशंस होती नहीं, mLT-2 की पावर x, t की पावर y, और ये LT-1 की z। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे M1L2T-2 और फिर m की पावर x, l की पावर x प्लस z, t की पावर -2x प्लस y माइनस z। फिर x आ गया 1, 2 आया है x प्लस z, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1, और -2 आया है -2x प्लस y माइनस z।
-2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस y -1, y आ गया 1, सब कुछ ही 1 1 आया है। तो एनर्जी की डायमेंशंस in terms of new fundamental are f की पावर 1, t की पावर 1, v की पावर 1, ftv। अब डायरेक्ट कट लेते हैं। देखो हमको मास चाहिए ना, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में। अगर मैं मास को एक्सप्रेस कर दूं ftv में, जैसे हम क्या करते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है तो v/t ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डायमेंशंस तो वेलोसिटी ही आएंगी। चेंज इन वेलोसिटी करो तो v माइनस u आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मास आ गया, इधर फोर्स इधर वेलोसिटी इधर टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, ये है मास। तो अगर यही फंडामेंटल होते तो m की डायमेंशंस क्या आती, f t v डिनोमिनेटर में, कि मैंने जो मुझे निकालना है ना, मैंने उसका फॉर्मूला निकाल लिया, जो निकालना है मैंने उसका फॉर्मूला निकाल लिया, जिन बेस क्वांटिटीज में मुझे उसको चाहिए था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। एनर्जी भी देख लेते हैं। एनर्जी आपको कौन कौन सी पता होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, जैसे ये पता हो, पर चलो आपको वो पता होती है हाफ mv², है ना, m की निकाल ली हमने, v² भी आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशनली तो गलत नहीं आएगी ना, डायमेंशंस तो काइनेटिक एनर्जी की भी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी की भी सेम है। अब एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब एनर्जी की चाहिए थी डायमेंशंस, मास की मालूम पड़ गई, बी की भी डाल देंगे, हाफ की कुछ होती ही नहीं, एफ टी बी -1 v², एफ टी बी। चले आगे, किसी को कोई डाउट है तो फिर, अब हम डाउट है तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट यूज करते हैं इसका। मैम डिराइव करने वाले मेथड में के की बात की कांस्टेंट लगना है। धृति मुझे समझ नहीं आया। उदय देखो, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है करना, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला पता है तभी लगा पाओगे। अब फॉर्मूलाज पढ़ने के लिए तो फिजिक्स और पढ़नी ही है। एनर्जी का आपको पता होगा और फोर्स का भी पता होगा, इसलिए मैंने बता दिया। जिनकी नहीं पता होती आगे पता भी चल जाएंगे, अदरवाइज आपके पास बेसिक मेथड मैंने आपको पहले कराया, ये तो एक्स्ट्रा था कि कभी पता हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है उदय। धृति मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आपने क्या लिखा है? डिराइव वाले फॉर्मूले मेथड में के ई के बाद कांस्टेंट लगना है। धृति अनम्यूट कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू गेट यू, अब क्या कह रहे हो? अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ, एक मिनट। कहाँ गई धृति? ये रही, बोलो धृति। मैम जो डिराइव वाला फॉर्मूला था उसमें इज इक्वल टू के बाद जो हम स्टार्टिंग में के लिखते हैं कांस्टेंट, हाँ, वो के वो इसलिए ताकि लास्ट कोई में हाफ लगाना है। टू, हाँ फिर से बोलो बच्चा। वो लास्ट में लगाना है, जो फाइनल आंसर आएगा। नहीं नहीं, डायमेंशंस में आप कांस्टेंट थोड़ी ना लिखते, हम डायमेंशंस लिख रहे हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट है, सिर्फ डायमेंशंस लिख रहे हैं। अब ठीक है, हमको डायमेंशंस बतानी है ना इन टर्म्स ऑफ न्यू फंडामेंटल यूनिट्स। हमको नई फंडामेंटल यूनिट्स में उसकी डायमेंशंस बतानी थी, और डायमेंशंस में आप कांस्टेंट नहीं लिखते, पहले भी नहीं लिखे, कहीं पे एमएलटी आ रहा था तो कांस्टेंट नहीं लिखे थे। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट यूज कर रहे हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड और लास्ट यूज है कि आपको यू हैव टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मैं बताती हूँ क्या चीज है।
थर्ड यूज है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी मतलब जितनी भी आप पढ़ते हो फोर्स एक्सेलरेशन वगैरह ऑल दोस व्हिच कैन बी मेजर्ड और जिसको आप क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हो टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि अभी आपने ये वाली यूनिट्स भी पढ़ी हुई है ना, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, आवर्स और मिनट्स, ये सारी अलग अलग यूनिट्स है ना। हमारा एक है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में आप लेंथ को एक्सप्रेस करते हो मीटर में, आप टाइम को एक्सप्रेस करते हो सेकेंड में, और आप मास को एक्सप्रेस करते हो किलोग्राम्स में। आपने एक सिस्टम चूज कर रखा है जिसमें आप लेंथ को मीटर में लिखोगे, टाइम को सेकेंड्स में, मास को किलोग्राम में। एक सीजीएस सिस्टम होता है, इसमें आप कहते हो कि मैं लेंथ को लिखूंगी सेंटीमीटर में, टाइम को सेकेंड में और मास को ग्राम्स में। इनका आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। एक फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस सिस्टम है जो इंडिया में तो कम ही यूज होता है। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ये लेंथ की यूनिट्स होती है, हम हाइट मेजर करते हैं। पाउंड आपको पता है वेट की यूनिट्स है, मतलब मास की यूनिट्स है, और ये टाइम अभी भी सेकेंड है। तो आप ये 3 सुने हुए हैं, और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो अगर हमको कन्वर्ट करना है, आपकी कोई डायमेंशंस 1 मीटर लिखी हुई है, तो आपको पता है आप इसको अभी तो 100 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिख लोगे। 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, 5000 मीटर लिख लोगे। और अगर मैं ये कह दूं कि 2.2 न्यूटन का फोर्स है, इसको सीजीएस में बताओ, तो कैसे करना पड़ेगा? जो बेसिक है वो तो आपको आती ही है। तो अब किसी भी क्वांटिटी को आपको फोर्स को कन्वर्ट करना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, यहाँ जाना है। तो ये थर्ड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपनी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? वी हैव टू एक्सप्रेस आवर मेजरमेंट। हमको अपनी मेजरमेंट को कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है। तो ये इसका थर्ड यूज है। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, और पहले एग्जाम्पल ऐसे बता दूँ। देखो, अगर आपने ये लेंथ मेजर कर लिया, आपने ये देखा कि हाँ ये मेरे पास 1.2 मीटर आ गई है। अब आप इसको एसआई सिस्टम में लिख लो 1.2 मीटर, या सीजीएस सिस्टम में लिख लो, मतलब सेंटीमीटर में लिख लो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे 120 सेंटीमीटर। हम कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू चूज, आप चाहे इधर जाओ इधर जाओ, इसकी मेजरमेंट तो नहीं बदलने वाली ना, ये लेंथ इतनी रहेगी। हम इसकी मेजरमेंट को लिखते हैं ऐसे, n1 u1 की एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू n2 u2, या कह लो nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि जैसे आपने लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी u1 है कि आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे हो। ये u1 है कि यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम, जो भी आपका है, एसआई है या सीजीएस है। n1 है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मेजरमेंट की कितनी आई है, न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर। तो ये हम कहते हैं ये हमारी क्वांटिटी की मेजरमेंट है, लेंथ की मेजरमेंट है या फोर्स की मेजरमेंट है। तो आपकी मेजरमेंट तो फिक्स ही रहेगी ना, फोर्स जितना भी लग रहा है उतना ही लगेगा, चाहे आप उसको एसआई में एक्सप्रेस कर लो या सीजीएस में एक्सप्रेस कर लो। तो ये वाला 1.2 मीटर जिससे 120 सेंटीमीटर इक्वल है, तो n1 हो गया 1.2, n2 हो गया 120, और इधर मीटर आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक फर्स्ट वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका लेंथ कैसे एक्सप्रेस करते हो, सेकंड सिस्टम में आप लेंथ कैसे एक्सप्रेस करते हो। फिर अब इस बेसिस पे कि nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि आपकी मेजरमेंट फिक्स रहेगी। nu हम मेजरमेंट को कहते हैं कि नंबर हो और यूनिट्स हो,
कन्वर्ट करते जब ऐसे लिखोगे ना कि 1000 किलोमीटर या 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स इज इक्वल्स टू फिर 5 जीरोस लगा के सेंटीमीटर, n1 u1 n2 u2 n3 u3। फिर अब हमको कन्वर्ट करने को बोलेगा वो कि इस क्वांटिटी को इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाना है। वो सिस्टम भी आपको बताएगा एसआई से सीजीएस में जाना है, सीजीएस में किसी और में जाना है, या एकदम ही न्यू सिस्टम भी बना देगा कि किसी भी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मास की बेसिक यूनिट है 10 ग्राम्स और टाइम की है 2 मिनट्स, ऐसे करके देखो क्वेश्चंस में देखेंगे हम। तो अभी मान लो अगर किसी कोई क्वांटिटी है x, ये फोर्स भी हो सकता है, स्पीड हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है। आपके पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो कि पहले तो कि m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, कि कोई भी क्वांटिटी है, जैसे अगर ये फोर्स होता तो m1 l2 t -2 लिख लेते, एबीसी आपको पता होता। मैं जनरलाइज कर रही हूँ, जनरल केस ले रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी है, पहले आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो। फिर अगर मान लो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने मान लो जैसे एसआई सिस्टम लिया, एसआई सिस्टम में अब मैं यूनिट्स की बात कर रही हूँ, यूनिट्स मतलब m है तो m की यूनिट्स मास होता है ना, एसआई यूनिट्स में 1 kg होता है बेस, एसआई सिस्टम है तो मास को kg में एक्सप्रेस करते हैं, टाइम होता है सेकंड में और लेंथ होती है मीटर में। ये तो एसआई सिस्टम है। तो इसको आप ये लिखो, एसआई सिस्टम में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे कि कोई नंबर आएगा इनटू m1a l1b t1c। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये यूनिट्स लेना। डायमेंशंस मैंने पहले देखी कि m की कितनी डायमेंशंस है, l की कितनी है, t की कितनी है। क्वेश्चन कराऊंगी तब ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो हम क्या करेंगे कि फिर x n1 टाइम्स ये यूनिट्स आ जाएगा कि ये उसका कुछ नंबर होगा, और m1 l1 t पर अब यूनिट्स लिखना कि इसको किलोग्राम में, इसको मीटर में और इसको सेकंड में। फिर मान लो दूसरी सिस्टम में जाना है सीजीएस में, वहां पे मास हो जाएगा ग्राम्स में, टाइम सेकंड में और लेंथ सेंटीमीटर में। तो फिर x को हम ये भी लिखेंगे कि n2 into m2 l2 t2 और पावर सेम रहेगी, क्योंकि डायमेंशंस तो चेंज नहीं करेंगी ना कि मास की कितनी डायमेंशंस है, एल की कितनी है और टाइम की कितनी है। ये यूनिट्स आ गई। अभी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखना, मैं खुद बोलूंगी, आप खुद देख लूंगी आपकी n2 नंबर है और ये यूनिट्स है। फिर हम ये कह रहे हैं ना कि n1 इज इक्वल्स टू n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। मान लो हमको n2 फाइंड करना है और बाकी सब कुछ हमको पता ही है, u1 u2 तो पता ही रहेगा क्योंकि कन्वर्जन ये चीज से पता है। तो n2 आएगा, देखो n2 आएगा n1 u1 by u2, n1 u1 m1 by m2 की पावर a, l1 by l2 की पावर b और t1 by t2 की पावर c। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। अब मैं पहले आपको फोर्स का कन्वर्जन बता रही हूँ, उसके बाद पूछूंगी कहाँ डाउट है। बेटा चैट बॉक्स आपके डाउट्स के लिए है, अगर कोई चीज आपने देख लिया पहले पढ़ रही हो, चैट बॉक्स ऐसे अननेसेसरीली मत भरो। आप जितना टाइम टाइप करने में लिख रहे हो उतना टाइम सुनने में और अपने नोट्स पे बनाने में लगाओ। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। मैं भी आपको सिर्फ सीजीएस यूनिट बोल रही हूँ, मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि सीजीएस यूनिट डाउन होती है, बता रही हूँ। लेकिन नहीं भी पता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसको सिर्फ सीजीएस वर्ड लिख सकते हो कि सीजीएस में इतनी है। क्वेश्चन कह रही हूँ कि ऐसा आएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। वो 20 न्यूटन भी बोल सकता है, दोनों कर लेते हैं। ये चीज है आपके पास, आप क्या कहोगे कि 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन एसआई सिस्टम में होता है, ये पता हो कि न्यूटन एसआई यूनिट है, ये पता होना चाहिए कि न्यूटन एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट में, और फिर पहले देखो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t-,
ये डायमेंशन आ रही, मतलब मास को 1 kg लिखोगे, उसकी पावर कुछ नहीं लगाओगे, यहाँ पे A1 है, B1 और C-2 kg। तो SI सिस्टम में मास 1 kg, लेंथ बेसिक 1 मीटर और टाइम को 1 सेकेंड ही लेते हो। मैं आगे 1 इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो यूनिट्स ऐसे दे दे कि 10 मीटर लो, इसीलिए 1 लगा रही हूँ कि 1 न्यूटन में लेंथ की बेसिक 1 मीटर लेते हैं। और कन्वर्ट करने सीजीएस में मास की होती है 1 ग्राम, लेंथ की 1 सेंटीमीटर, टाइम की 1 सेकेंड। अब यहाँ इंसर्ट करेंगे, देखो हमारे पास ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो जो मैं N1 चीज से लिखूंगी इसके लिए होंगी, U1 इसके लिए होंगी, N2 और U2 इसके लिए होगा क्योंकि N2 फाइंड करना है। तो N2 क्या है, N1 आपको 1 ही दिया हुआ है क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो 1, फिर M1 by M2, M1 और M2 मैंने कहा था यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब ये यूनिट्स, तो M1 है 1 kg और M2 है 1 ग्राम, पावर 1, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला से आपको पता चल गया कि M की पावर 1 है। फिर L है 1 मीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर, पावर 1, फिर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर माइनस, ये तो कैंसिल ही कर गया। इसको खोलो अब, N2 इज इक्वल टू 1 और ये बचा बना 1000 ग्राम्स, कन्वर्ट कर लो किसी एक चीज को, तो मैंने किलोग्राम को ग्राम में कर दिया, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 1। तो देखो यूनिट सारी कैंसिल होगी, नंबर ही आना था, न्यूमेरिकल वैल्यू आनी थी, 3000 यहाँ, 100 यहाँ, 10 की पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन आपका 10 की पावर 5, यहाँ न्यूटन है तो सीजीएस यूनिट, ये सीजीएस यूनिट। अब ये होती डाइन है, इसको डाइन बोलते हैं, ये भी साइंटिस्ट के नेम पे, न्यूटन भी साइंटिस्ट के नेम पे। अब अगर ये 20 न्यूटन को कन्वर्ट करने को बोला होता तो मेरा 1 की जगह पे क्या होता, 20 होता। अगर ये 20 न्यूटन को कन्वर्ट करने को बोला होता तो मैं 20 कहाँ लिखती, यहाँ पे, तो ये सारी चीज 20 इंटू 10 की पावर 5 बन जाती। अब चैट बॉक्स में वो बच्चा कुछ लिखे जिसको कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं आया, जिसको कुछ भी नहीं आया पहले वो रिप्लाई करे। वेट कर रही हूँ 1 मिनट, नहीं 20 सेकेंड्स वेट कर रही हूँ। जिसको कुछ नहीं आया पहले वो लिखो, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है। अब जिसको सारा आ गया वो लिखो। मैम जो यूनिट्स गिवन होती हैं वो न्यूमरेटर में आएंगी और जो निकालनी है लाइक सीजीएस तो वो डिनोमिनेटर में आएंगी। यस मैंने क्योंकि N2 अपना अननोन चीज को कर लिया है। जन्नत कह रही है नो डाउट सृष्टि, ओके। और बाकी बच्चे मनन, उदय, अर्पित आया आज? गर्वित, हरसिमरन, जगजीत, तनिषा, उदित, उदय क्लियर, हरसिमरन क्लियर, चिराग क्लियर, मनन नो डाउट्स, अदिति क्लियर, जगजीत क्लियर। अब डाउट्स किसके हैं वो देख लेते हैं। पार्ट्स भी क्लियर है। ईशा और धृति के, ईशा का तो हो गया। धृति कह रही है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 कैसे आया? धृति बस मुझे ये बता दे कि 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिखती हूँ तो वो कैसे आया? इसका आंसर यही है। इफ आई कैन राइट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये कैसे आया और ये क्यों ठीक है? मैंने इसी बात को बस नंबर में इसमें बता दिया, N1 U1 कर दिया। मेजरमेंट है ना, आप उसको किलोमीटर्स में लिख लो, मीटर्स में लिख लो, कन्वर्जन फैक्टर्स लगे हुए हैं। ये नए कन्वर्जन सीख रहे हो, 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स होते हैं, आप पहले से पढ़ाए हो। और जो थोड़ा सा हायर यूनिट्स हैं, हायर मतलब थोड़ी और अच्छी लेवल की क्वांटिटीज है उनका आप पढ़ रहे हो, इतना सा फर्क है बस। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 वैसे ही है जैसे आप नॉर्मल लिखते हो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मैम डाइन सीजीएस है तो न्यूटन कौन सी यूनिट है? मैंने बताया न्यूटन एसआई यूनिट है। और बच्चे फटाफट डाउट्स भेजो, फिर इसके क्वेश्चंस और करने अपने को।
मतलब क्लियर है? तो फिर अब एक दो क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं, तभी मजा आता है ना, फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट बनता है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 होती है, ये निकाल लिया अब हमने। अब आप कन्वर्ट करके बताओ 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, इसको डायमेंशनली ही निकाल के बताओ, वैसे मुझे पता है सीधा भी निकाल लोगे। 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है। इस मेथड से करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब आपको पता है करना होता है, पर अभी इस मेथड से करके बताओ। 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट दिस। अब आपका n1 वाला सिस्टम कौन सा हो जाएगा? जो आपको पता है ना, जिसकी n1 गिवन है, मतलब जिसका फर्स्ट जो मैं ले रही थी कि 1 वाला सिस्टम कौन सा लो, जिसका n1 भी पता है और जिसका u1 भी पता है, जिसको निकालना है उसको n2 लेना है। तो अब जो मेरा फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम में मेरी लेंथ की यूनिट है 1 किलोमीटर, मेरी टाइम की यूनिट है 1 आवर। सेकेंड सिस्टम में मेरा लेंथ है 1 मीटर, मेरा टाइम है 1 सेकेंड। n1 u1 is equals to n2 u2 करते हैं, फिर n2 आता था n1 m1 by m2, ये यूनिट्स हो जाती है, हम यूनिट्स में लिखेंगे। अब ये स्पीड है ना, तो स्पीड ये होती है nt-1 डायमेंशन, तो m की पावर तो 0 आनी चाहिए, तो l1 by l2 की पावर 1 और t1 by t2 की पावर -1। n2 तो मुझे फाइंड करना है, n1 का है 54, ये तो टर्म 0 है तो कुछ भी लिख लो, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। फिर बचा l1 by l2, l1 है 1 किलोमीटर, l2 है 1 मीटर रेज़ टू पावर 1, t1 है 1 आवर, t2 है 1 सेकेंड रेज़ टू पावर -1, n2 आ गया 54, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर्स लिखो अपॉन 1 मीटर, पावर 1 मीटर मीटर कैंसिल, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स, या 60 into 60 लिखो, पर अब ये देखो पावर -1 है, तो n2 आ गया 54 into 1000 into 1 upon 3600। देखो ये 5 2 5 का 2 1 का 2 8 आ गया ना कन्वर्जन फैक्टर, जो हम कहते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चले जाता है, तो 18 3 का 3 5 का 15 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सीजीएस सिस्टम में आपके पास एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 100 टाइम। यू हैव बीन गिवन दैट इन सीजीएस सिस्टम, आपने सीजीएस सिस्टम में फोर्स की मेजरमेंट ली है और वो आई है 100 टाइम, ठीक है? तो ये आपके पास n1 और u1 है। फिर वो कह रहा है कि इन अनदर सिस्टम आपको इसको एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, where the fundamental physical quantities are kilogram, meter and minute। आपको किस में कन्वर्ट करना है? जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 मिनट है। 100 डाइन का फोर्स है, डाइन लिख दिया, ना भी बोले सीजीएस है तो पता होगा कि ये सीजीएस की यूनिट्स है। इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में, सेकंड सिस्टम ऐसा है जिसमें यूनिट्स है, एक तो मीटर में है, मिनट्स में है, किलोग्राम और मीटर में, किलोग्राम मीटर और मिनट्स में 1 kg, 1 मीटर और 1 मिनट। सीजीएस में क्या होता है? 1 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर होता है और 1 सेकेंड होता है। तो n2 वाला ये है मेरा, n2 चाहिए, n1 क्या दिया हुआ है 100, फोर्स की यूनिट्स है तो mLT-2 होता है, तो m1 by m2, m1 by m2 की पावर 1, l1 by l2 की पावर 1, t1 by t2 की पावर -2। 100 m1 है 1 ग्राम, ध्यान से लगाना, नीचे चला गया किलोग्राम,
1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट पावर माइनस में 100। अब मैं नीचे 1000 बना रही हूँ तो 1 अपॉन 1000 बना, ग्राम ग्राम कैंसिल, नीचे 100, ये देखो पावर माइनस हो गया है। 1 सेकेंड 1 मिनट का 1/60 1 सेकेंड और 60 सेकेंड की पावर -2, तो ये कितना बना 100 इंटू 1000 इंटू 1/100 इंटू 60 इंटू 60, 36/10 3.6 यूनिट्स लिख देना, क्योंकि नहीं पता ना क्या बोलोगे उसको उधर, तो 3.6 units in the new, this is the magnitude of force in the second system of units. एक क्वेश्चन और आ रहा है, फिर वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये नोट करो जल्दी से। आपको मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, तो अपने नोट्स पलट के देखो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। जी का जो फॉर्मूला निकाला था, इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट मतलब वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसको आपने सीजीएस में कन्वर्ट करना है। 10⁻11 होती है, 10⁻11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको आपने सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ये ऐसा ही है। लिख सकते हैं सृष्टि, आप फोर्स की यूनिट्स लिख रहे हो तो वो लिख सकते हो, पर ऐसा ही सिस्टम है जो आपने लिखा हुआ है। मैं आपके आंसर की वेट कर रही हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जो कि मैंने आपको वैल्यू दे दी है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला हुआ है इसका। बच्चे मीटिंग लीव कर रहे हैं क्वेश्चन के बिना। देखते हैं कौन सा आंसर देता है। n2 की वैल्यू निकालने होंगे, आप लोग आंसर दोगे, नहीं दोगे मैं तो कल कराऊंगी। आंसर देके जाएगा जिसका हो जाएगा। अगर इतने में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा, आदित्य बच्चा आपका फर्स्ट डे आज, तो मैं खुद ही कह रही हूँ शायद आपको सेकेंड ये जो थर्ड मेथड मैंने स्टार्ट किया शायद वहां से समझ आया हो, क्योंकि कल की वीडियो अवेलेबल नहीं थी तो मैं आपको दे भी नहीं पाई थी। आदित्य एक बार चैट बॉक्स में बताना कैसी रही क्लास आज की आपकी। आदित्य ठीक है, सृष्टि आंसर आपका, जन्नत का भी ठीक है। यूनिट्स लिखो जन्नत, या तो उसको खाली डाइन में लिख सकते हैं आप, डाइन इज द यूनिट्स ऑफ फोर्स, जी की यूनिट्स डाइन नहीं है, जी की यूनिट्स लगा के देखो क्या बनेंगी। सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कैसे कर रही हूं मैं, यहां से कर रही हूँ, इधर से कर रही हूँ। न्यूटन है, न्यूटन की जगह आएगा डाइन, क्योंकि फोर्स की जगह फोर्स, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। आंसर आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻−8। कैसे करेंगे, यहीं पे आ जाओ, सीजीएस में जाना है ना, और इसकी पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, जो भी पार्ट्स होंगी यहाँ चेंज करोगे, यहाँ पे ये वाला नंबर लिखोगे 6.67 इंटू 10⁻−11।
फिर आपका कन्वर्जन टाइम वाला तो कैंसिल ही कर देगा क्योंकि दोनों में टाइम टाइम का रहता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट वो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड कैंसिल कर जाएगा। अब बचा m और l की चीज का ही रह जाएगा। देखो हो जाएगा ना अदिति? ठीक है, इतना कष्ट ना करो कि सिंबल्स बना बना के यूनिट्स बता रहे हो मुझे। ये था m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, t का तो मैं कह रही हूँ आएगा ही नहीं, कर ही देते हैं फिर क्लास एंड करेंगे। n2 is 6.67 into 10 की पावर माइनस 11, m की पावर माइनस 1 आ रही है ना, तो वो 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर माइनस 1, फिर थी l की 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 3, टाइम की कैंसिल कर जाएगी क्योंकि 1 सेकेंड ही है, ये बनेगा 1 अपॉन 1000 और ये बनेगा 1 2 और 1 2 3 4 6.67 into 10 की पावर माइनस, ये ऐसे आया, या 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन ऐसे लिखोगे, इसकी पावर 3 है तो 6 जीरोस आ जाएंगी। किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज हम एंड कर रहे हैं क्लास। मैम 1 सेकेंड कैसे आया? भाई सीजीएस में और एसआई में दोनों में ही 1 सेकेंड यूनिट्स होती हैं, सीजीएस और एसआई में दोनों में ही 1 सेकेंड होती है टाइम की यूनिट्स, इसलिए 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड लिखा था। चलो क्लास एंड कर रही हूँ मैं, क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चंस करके फिर से आंसर्स भेजना है।